गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। बच्चों, आपको हम पढ़ा रहे थे फंजाई, वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका नया चैप्टर है लेसन 7, जिसका नाम है पादप जगत शैवाल। इसके अंतर्गत आते हैं शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, एवं टेरिडोफाइटा इसमें प्लांट किंगडम, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, एंड टेरिडोफाइटा। नोट कर लीजिए, ये चैप्टर आपका है पादप जगत, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा, जिसे कहते हैं प्लांट किंगडम, एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा इसमें लिखेंगे देखिए, समझिए। सबसे पहले तो ये जो जगत है, यानी कि इस जगत के अंतर्गत उन प्रकाश स्वपोषी एवं बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन करते हैं जो असीमित रूप से कैसे होते हैं, आजीवन वृद्धि करते हैं। तो इस जगत में हरे, भूरे, लाल शैवाल, फर्न, पुष्प रहित बीजीय पादपों को सम्मिलित किया जाता है और इस पादपों के अध्ययन को हम फाइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए, आप ऊपर लिखिए, पादपों के अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं। पादपों के अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं। पादपों के अध्ययन को फाइटोलॉजी कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए, सबसे पहले इसमें वर्गीकरण के आधार पर पादपों को जगत एवं उसके उप जगत में वर्गीकृत किया गया है। तो लिखें, वर्गीकरण के आधार पर पादपों को उनके जगत एवं उप जगत में वर्गीकृत किया गया है। जगत एवं उप जगत में वर्गीकृत किया गया है तथा उनकी समानताओं के आधार तथा उनकी समानता व असमानता तथा उनकी समानता तथा असमानता के आधार पर भी उन्हें वर्गीकृत किया गया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे
अपने अलग अलग मत दिए हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। पादपों को दो उपजगतों में विभाजित किया गया है। पादपों को दो उपजगतों में विभाजित किया गया है। पादपों को दो उपजगतों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अपुष्पोद्भिद, नंबर 2 पुष्पोद्भिद। नंबर 1 अपुष्पोद्भिद और नंबर 2 पुष्पोद्भिद। नंबर 2 पुष्पोद्भिद। नंबर 1 अपुष्पोद्भिद और नंबर 2 पुष्पोद्भिद। तो सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे अपुष्पोद्भिद। ठीक है, हेडिंग आपने डाली हुई है अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत लिखिए, इस उपजगत के पादपों में, इस उपजगत के पादपों में पुष्पों एवं बीजों का निर्माण नहीं होता। इस उपजगत के पादपों में, पुष्पों में, इस उपजगत के पादपों के पुष्पों में बीजों का निर्माण नहीं होता तथा लैंगिक अंग स्पष्ट रूप से नहीं बनते। तथा लैंगिक अंग स्पष्ट रूप से नहीं बनते। इस उपजगत को तीन प्रभागों में विभाजित किया गया है। इस उपजगत को 3 प्रभागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 थैलोफाइटा। नंबर 1 थैलोफाइटा। नंबर 2 ब्रायोफाइटा और नंबर 3 टेरिडोफाइटा। नंबर 3 टेरिडोफाइटा। तो 3 प्रभाग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये क्या था आपका अपुष्पोद्भिद। अब अपुष्पोद्भिद के अंतर्गत क्या आता है उसे लिखेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है शैवाल। तो हेडिंग बच्चों डाल देंगे हम शैवाल, जिसे क्या कहते हैं एल्गी। जिसे क्या कहते हैं एल्गी। तो ये हेडिंग डाल लीजिए एल्गी। एल्गी क्या है सभी जानते हैं, लिखेंगे एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिनियस ने, एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिनियस ने 1753 में किया था। पहले पॉइंट में डाल के लिखिएगा इसको, चाहे आपकी से पॉइंट लिखें, बस इतना ही लिखिए। क्या लिखा आपने, एल्गी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिनियस ने 1753 में किया था। एल्गी एक समुद्री खरपतवार है। एल्गी एक समुद्री खरपतवार है। क्या है, एल्गी एक समुद्री खरपतवार है। अब हेडिंग डालेंगे एल्गी के सामान्य लक्षण, यानी कि शैवाल के सामान्य लक्षण।
के सामान्य लक्षण हेडिंग डाल लीजिए। सहवाल के सामान्य लक्षण में लिखेंगे नंबर 1 पहला पॉइंट लिखिए, यह जलीय होते हैं। ये जलीय होते हैं यानी कि जल में पाए जाते हैं। ये जलीय होते हैं जो अलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में मिलते हैं। जो अलवणीय जल तथा समुद्री जल दोनों में मिलते हैं। नंबर 2 इनकी संरचना, सेकंड नंबर पे लिखेंगे, इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है। इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है जिसे सुकाय कहते हैं। सरल होती है जिसे सुकाय कहते हैं। यह जड़ तना तथा पत्तियों में, यह जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता। यह जड़ तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होता। अगला पॉइंट, शैवाल स्वापोषी पादप होते हैं। शैवाल स्वापोषी पादप होते हैं। इनमें इनके हरित लवक में ग्रेना नहीं पाए जाते। इनके हरित लवक में ग्रेना नहीं पाए जाते। अगला नंबर फिर लिखेंगे, इनमें संवहनी ऊतकों तथा संवहन यानी कि ऊपर से नीचे जाने की प्रक्रिया, इनमें संवहनी ऊतकों तथा यांत्रिक ऊतकों का अभाव होता है। इनमें संवहनी ऊतकों तथा यांत्रिक ऊतकों का अभाव होता है। अगला पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला पॉइंट, इनमें संचित भोजन मंड के रूप में पाया जाता है। इनमें संचित भोजन मंड के रूप में पाया जाता है तथा कुछ में प्रोटीन तेल आदि के रूप में पाया जाता है। तथा कुछ में प्रोटीन तेल आदि के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें जनन कायिक अलैंगिक, अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों के द्वारा होता है। अगला पॉइंट, इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अगला पॉइंट लास्ट लिखेंगे,
इनमें युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद की अवस्था होती है। इनमें युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद की अवस्था होती है। इनमें युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद की अवस्था होती है। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा पादप जगत का वर्गीकरण, जिसमें आपको पुष्पोद्भिद के अंतर्गत पढ़ाया गया, जिसमें आपने पढ़ा शैवाल। तो शैवाल आपने क्या पढ़ा कि शैवाल क्या है? एक जलीय खरपतवार है, जो समुद्री खरपतवार जिसे हम कहते हैं। और इसकी खोज किसने की, या ये शब्द किसने दिया? लीनियस ने दिया। कब? 1753 में। इसके कम से कम कितनी जातियां हैं? कम से कम 24,000 जातियां हैं। किसकी? शैवाल की। और इसका शैवाल का जनक एफी फ्रिश को भी कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ओपी आइगर को माना जाता है। अगर कहा जाए कि भारतीय शैवाल का जनक, यानी कि भारत में किसने खोजा, तो ओपी आइगर है। ठीक है, तो आज आपका ये शैवाल कंप्लीट होता है। इसके बाद कल हम आपको अभी इसके बाद के आगे पढ़ाएंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए।